हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन का पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने द कमिंग ऑफ सोशलिज्म इन यूरोप तक पढ़ लिया था। अब हम लोग उसके आगे चालू करते हैं। आइडिया ऑफ कम्युनिस्ट सोसाइटी। कम्युनिस्ट सोसाइटी का आइडिया क्या था वो आज हम देखेंगे। अ लीडिंग इंग्लिश मैन्युफैक्चरर रॉबर्ट ओवन 1771 टू 1858, एक इंग्लिश मैन्युफैक्चरर मतलब इंग्लिश हम उन लोगों को कहते हैं जो इंग्लैंड में रहते हैं, वहाँ के एक उद्योगपति थे रॉबर्ट ओवन, जिनका जन्म 1771 में हुआ था और उनकी मृत्यु 1858 में हो गई थी। Demanded to build a cooperative community called New Harmony in Indiana, USA। रॉबर्ट ओवन एक कोऑपरेटिव कम्युनिटी चालू करना चाहते थे यूएसए में, जिसका नाम था न्यू हार्मोनी इन इंडियाना। यूएसए के लोगों को भी इंडियन कहा जाता था, इसी वजह से नाम पड़ा न्यू हार्मोनी इन इंडियाना। यूएसए के लैंड को इंडियाना कहा जाता था। French socialist Louis Blanc 1813 to 1882 wanted the government to encourage cooperatives and replace capitalist enterprises। एक फ्रेंच सोशलिस्ट थे लुइस ब्लैंक, जिनका जन्म 1813 में हुआ था और 1882 में उनकी मृत्यु हो गई थी। वे एक कोऑपरेटिव की स्थापना करना चाहते थे, जिससे कैपिटलिस्ट मतलब जो उद्योगपति है उनको हटा के गवर्नमेंट अपने अंडर में सारी एंटरप्राइजेस ले ले। These cooperatives were to be associations of people who produced good together and divided the profits according to the work done by members। ये कोऑपरेटिव एसोसिएशन जो भी गुड प्रोड्यूस होता और प्रॉफिट होता वो अपने आपस में बांट लेते। अपने इंडिया में एक कोऑपरेटिव इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा एग्जांपल है अमूल। उसमें कई लाखों किसान पार्टनर्स है और प्रॉफिट अपने आपस में बांट लेते हैं। कार्ल मार्क्स ये एक सोशलिस्ट इंसान थे। argued that the industrial society was capitalist and the profit of capitalist was produced by workers, the condition of workers could not improve till the profit was accumulated by private capitalists। कार्ल मार्क्स ने ये बताया था कि जो प्रॉफिट थे वो खाली कैपिटलिस्ट मतलब उद्योगपति लोग ले लेते थे, जो वर्कर्स ने प्रोड्यूस किया था, और वर्कर का जो लिविंग कंडीशन था वो कहीं ना कहीं इम्प्रूव बिल्कुल भी नहीं हुआ था। He believed that to overthrow capitalism, workers had to construct a radically socialist society where all property was socially controlled। वे चाहते थे अगर कैपिटलिज्म मतलब कैपिटलिज्म को हटाना है तो वर्कर्स को एक सोसाइटी क्रिएट करनी पड़ेगी जिसमें जो भी प्रॉपर्टीज हैं वो आपस में कंट्रोल किया जाएगा, मतलब सभी को हक मिलेगा। दिस सोसाइटी विल बी अ कम्युनिस्ट सोसाइटी। इस सोसाइटी को हम लोग कम्युनिस्ट सोसाइटी कह सकते हैं। फ्रेडरिक इंगल्स joined with Marx to suggest that workers have to overthrow capitalism and rule of private property। फ्रेडरिक इंगल्स ने भी कार्ल मार्क्स का साथ दिया और वो भी कैपिटलिज्म को हटाने में आ गए। हम लोग सपोर्ट फॉर सोशलिज्म, ये अगला टॉपिक है कि सोशलिज्म मतलब जो समाजवाद था उसको कौन कौन लोग सपोर्ट कर रहे थे। सोशलिस्ट फॉर्म्ड एन इंटरनेशनल बॉडी कॉल्ड सेकेंड इंटरनेशनल टू कोऑर्डिनेट देयर एफर्ट्स एंड देयर आइडियाज। सोशलिज्म ने अपने एफर्ट के बदौलत एक इंटरनेशनल बॉडी में
द्वितीय स्थान प्राप्त कर लिया और इसे सेकेंड इंटरनेशनल टू कोऑर्डिनेट देयर एफर्ट्स एंड देयर आइडियाज कहा जाता है। In England, Germany workers formed associations and they set up funds to help members in times of distress. They demand reduced working hours and the right to vote. इनके कुछ डिमांड्स थे जैसे कि फंड प्रोवाइड किए जाए कुछ एसोसिएशन के तरफ से। वर्किंग आवर्स को कम करना पड़ेगा क्योंकि पहले 10 से 12 घंटे लोगों को काम करवाया जाता था, उसको ये लोग कम करना चाहते थे। और राइट टू वोट, सबको मतलब सबको वोट देने का अधिकार देना चाहते थे। इन जर्मनी दिस एसोसिएशंस वर्क विथ सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी एंड हेल्प टू विन पार्लियामेंट्री सीट्स। इन्होंने एक पार्टी फॉर्म कर ली और ये सोशलिस्ट लोग सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी को सपोर्ट किए और पार्लियामेंट्री में सीट जितवा दिए। By 1905, socialist and trade unionists formed Labour Party in Britain, Socialist Party in France. However, till 1914, socialists did not succeed in forming a government in Europe. सोशलिस्ट लोगों ने बहुत सारे पार्टी तो बना लिए, परंतु वो यूरोप में सरकार नहीं बना पाई, गवर्नमेंट नहीं फॉर्म कर पाई 1914 तक। उन्होंने 1905 में लेबर पार्टी ब्रिटेन में बनाया, सोशलिस्ट पार्टी फ्रांस में बनाया, फिर भी 1914 तक वो गवर्नमेंट फॉर्म नहीं कर सकी। द रशियन रेवोल्यूशन। The government in Russia was taken over by the socialists through the October Revolution of 1917, the fall of monarchy in 1917 in Russia, and the events of October Revolution was normally called the Russian Revolution. द रशियन एम्पायर इन 1914। तो रशियन रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई। अब हम लोग जानेंगे कि रशियन रेवोल्यूशन की शुरुआत कहाँ से हुई। तो रशियन एम्पायर था 1914 में, जिसके किंग थे जार निकोलस टू रूल्ड रशिया और उसके कुछ एम्पायर को कवर किए हुए थे। रशियन एम्पायर आज के रशिया से बहुत बड़ा था। आज जो फिनलैंड, लैटविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, पोलैंड, यूक्रेन, बेलारूस, ये सब कंट्रीज हैं, इनको मिला के रशियन एम्पायर बना हुआ था। इकोनॉमी एंड सोसाइटी एट द बिगिनिंग। अब इकोनॉमी की बात करते हैं और सोसाइटी रशिया में कैसी थी। At the beginning of 20th century, 85% of the Russian Revolution were population were agriculturists. 20th century मतलब 1900s की शुरुआत तक जो रशिया की पॉपुलेशन थी, कहीं ना कहीं 85% लोग एग्रीकल्चरिस्ट थे, मतलब फार्मर्स थे, किसान थे। रशिया वॉज मेजर एक्सपोर्टर ऑफ ग्रेन। ग्रेन मतलब जो अनाज होता है, उसका बहुत मेजर एक्सपोर्टर था, मतलब आयात करता था, बहुत सारे पैसे कमाता था एक्सपोर्ट करके अनाज को रशिया। रशियन कल्टीवेटर्स प्रोड्यूस्ड फॉर द मार्केट एंड फॉर देयर ओन नीड्स। रशिया क्योंकि बहुत बड़ा एरिया था, तो लोग यहाँ पे जो चीज़ें प्रोड्यूस करते थे वो मार्केट के लिए भी पूरा हो जाता था और अपने नीड्स भी उसमें पूरे हो जाते थे। इन रशिया प्रोमिनेंट इंडस्ट्रियल एरियाज वेयर सेंट पीटर्सबर्ग एंड मॉस्को। रशिया में अगर इंडस्ट्रियल एरिया की बात करें तो सिर्फ सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को में ही था, जो कि रशिया का शहर है। Craftsmen undertook much of the production, but large factories existed alongside craft workshops. लार्ज फैक्ट्री
कहीं ना कहीं अर्बन एरियाज़ में थी, मगर फिर भी अगर कुछ क्राफ्ट वर्कशॉप्स वगैरह काम करवाने पड़ते थे तो रूरल एरिया में आना पड़ता था, क्योंकि वहाँ पे क्राफ्ट्समैन थे। In 1890s, many factories started due to expansion of the railway network. There was increase in foreign investment in industry. As a result, coal production doubled and iron and steel output increased 4 times. रेलवे नेटवर्क की वजह से इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ा और इसका रिजल्ट ये था कि जो कोल प्रोडक्शन था वो डबल हो गया और आयरन और स्टील का प्रोडक्शन 4 गुना बढ़ गया। मोस्ट इंडस्ट्रीज वेयर प्राइवेटली ओन्ड। ज़्यादातर इंडस्ट्रीज प्राइवेटली ओन का मतलब होता है ग्रुप ऑफ पीपल, इसको कंट्रोल करते हैं, सरकार की ये नहीं थी। गवर्नमेंट सुपरवाइज्ड लार्ज फैक्ट्रीज टू एंश्योर मिनिमम वेजेस एंड लिमिटेड आवर्स ऑफ वर्क इन क्राफ्ट यूनिट्स। स्मॉल workshops and working hours are sometimes 15 hours compared with 10 to 12 hours. गवर्नमेंट थोड़ी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज पे सुपरवाइज करती थी, मतलब देखती थी, और उनको कम पगार भी मिलती थी और लिमिटेड आवर्स ऑफ वर्क था। मगर उनको जो वर्किंग आवर था वो लिमिटेड था। कभी कभी तो क्राफ्ट यूनिट मतलब क्राफ्ट्समैन को वर्किंग आवर 15 घंटे तक चला जाता था। जहां वर्कर्स 10 से 12 घंटे काम करे, वहां क्राफ्ट्समैन 15 घंटे तक काम करते थे। तो सिचुएशन ऑफ वर्कर, यहाँ से ज़्यादातर बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं इस टॉपिक से। सिचुएशन ऑफ वर्कर्स। वर्कर्स वेयर डिवाइडेड एज सोशल ग्रुप और बाय स्किल। वर्कर्स स्किल और सोशल ग्रुप के मुताबिक बटे हुए थे। सम कनेक्टेड टू विलेजेस एंड सम सेटल्ड परमानेंटली इन सिटीज। कुछ वर्कर्स शहर में सेटल हो गए थे और कुछ कुछ अभी भी गांव से ताल्लुक रखते थे। मेटल वर्कर्स वेयर स्किल्ड वर्कर्स, सो दे considered themselves as aristocrats. Women made up 31% factory labor force by 1914, but they were paid less than men. Workers were sometimes united to participate in strikes. मेटल वर्कर्स एक स्किल वर्कर्स का ग्रुप था, इसीलिए वो अपने आप को एरिस्टोक्रेट्स कहते थे, मतलब आम आदमियों से थोड़ा सा ऊपर कहते थे। और विमेन का जो पार्टिसिपेशन था फैक्ट्रीज में 31% था 1914 तक, मगर फिर भी उनको जो सैलरी मिलती थी वो मेन से कम होती थी। तो बहुत सारे वर्कर्स कभी कभी एकजुट होके स्ट्राइक भी करते थे। तो आज हमने इस पार्ट में देखा कि वर्कर्स की सिचुएशन कैसी थी। अगले पार्ट में हम लोग पीजेंट की सिचुएशन भी देखेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अगले पार्ट के लिए हमारे चैनल का बेल आइकन दबा दीजिए। थैंक यू।